अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का सेशन एक ब्रीफ सा ओरिएंटेशन सेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कैफ 7 यानी कि बिजनेस इनसाइट एनालिसिस का पेपर आने वाली अटेम्प्ट में ऑप्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपने अपने ग्रुप ए के पेपर्स दे दिए हैं या ग्रुप बी के कुछ पेपर्स दे दिए हैं और आने वाली अटेम्प्ट में आप बिजनेस इनसाइट एनालिसिस का पेपर ऑप्ट करेंगे तो ये सेशन आपके लिए एक हेल्पफुल और बेनिफिशियल सेशन होगा। और आज के इस सेशन में हम कुछ हद तक बिजनेस इनसाइट एनालिसिस के हवाले से आपसे बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो बिजनेस इनसाइट एनालिसिस का जो पेपर है, जिसको हम शॉर्ट में BIA कहते हैं, ये ग्रुप बी का एक पेपर है। यानी कि आईकेप ने जो दो ग्रुप्स बनाए हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी, उसमें से ये ग्रुप बी में आता है। और इस पेपर में थ्योरी भी है और इस पेपर में कंप्यूटेशन भी है। यानी कि इस पेपर में दो चीज़ें टेस्ट होती हैं। एक तो अगर आप थ्योरी में अच्छे हैं या थ्योरी आपको पसंद है तो थ्योरी भी आती है इस पेपर में। और दूसरी साइड पर अगर आपकी कंप्यूटेशंस अच्छी हैं, कैलकुलेशंस आपको पसंद हैं, कैलकुलेशंस आप करते हैं, तो कैलकुलेशंस भी इस पेपर में है। मैं ये समझता हूँ कि थ्योरी की वेटेज 30 से 40 मार्क्स है तकरीबन। और जहां तक कंप्यूटेशनल एरिया की बात है, तो कंप्यूटेशनल एरिया की जो वेटेज है वो तकरीबन तकरीबन 60 या कुछ केसेस में 70 मार्क्स भी बन जाती है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को ये मालूम होगा कि आईकेप का जो रीसेंट फॉर्मेट है पेपर्स का, वो ये है कि आपके पेपर में दो सेक्शंस आते हैं। सेक्शन ए आता है और सेक्शन बी आता है। इसी तरह इस पेपर में भी सेक्शन ए सेक्शन बी दो सेक्शंस मौजूद हैं। मैं पास पेपर एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा कि कितने मार्क्स सेक्शन ए से आते हैं, कितने सेक्शन बी से आते हैं। अलबत्ता सेक्शन ए किस चीज़ पर कंप्राइज करता है? सेक्शन ए जो होता है इसमें आपके पास MCQs आ रहे होते हैं या फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, छोटे छोटे सवाल आ रहे होते हैं, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स के। सेक्शन बी की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन बी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 15 मार्क्स, 18 मार्क्स, 20 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। जनरली जो ट्रेंड देखा गया है वो ये है कि आपके पास सेक्शन बी में 3 सवाल आ रहे होते हैं जो कि आपके पेपर का 50% के आसपास के मार्क्स को कवर कर रहा होता है। और इसी तरह से सेक्शन ए में भी आपके पास जो है वो अराउंड 50 मार्क्स होते हैं जिसमें 7, 8, 10 MCQs होते हैं, 3, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और अगेन ये भी आपके पास 50 मार्क्स कवर करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बात तो तय है कि आप सिलेबस का कोई भी कंपोनेंट, कोई भी चैप्टर छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए क्योंकि अगर सेक्शन ए में छोटे छोटे सवाल आने हैं, MCQ आने हैं, तो जिसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, आई कैप वो चीज आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में टेस्ट कर लेता है। यहाँ पर एक और बात हाईलाइट करूंगा कि जो सेक्शन बी होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल टॉपिक्स हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, IRR है, NPV है, बजटिंग है, वर्किंग कैपिटल है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ना, वो थ्योरी से नहीं बनता। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो कंप्यूटेशनल एरिया से बनता है। यानी कि यहां पर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका बिजनेस इनसाइट एनालिसिस के पेपर का सेक्शन बी होगा, उसमें जो सवालात होंगे वो कंप्यूटेशनल ही होंगे। अलबत्ता जो सेक्शन ए के सवालात हैं वो ऐसा नहीं है कि थ्योरी बेस्ड होंगे। हाँ, थ्योरी ज्यादा होगी, लेकिन यहां पर भी कंप्यूटेशनल सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना कि कंप्यूटेशनल एरिया की वेटेज थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू योर थ्योरेटिकल एरिया। तो ये तो मैंने आपके साथ बातें करते करते जो है वो पेपर का फॉर्मेट भी डिस्कस कर लिया कि पेपर जो है उसमें किस तरह के सवालात आते हैं, कितना कंप्यूटेशन होता है और कितना थ्योरी होता है। इट इज़ अ बैलेंस पेपर, थ्योरी भी मिलेगी, कंप्यूटेशन भी मिलेगी। थ्योरी के 30-40 मार्क्स मिलेंगे, कंप्यूटेशन के 60-70 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन ए भी होगा, सेक्शन बी भी होगा। सेक्शन ए में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, अमूमन उसमें थ्योरी होगी और साथ में कुछ कंप्यूटेशनल एरिया होंगे। सेक्शन बी में कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स है वही होंगे और वो कंप्यूटेशनल होंगे और उनकी आपको कंप्यूटेशन करनी होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और बिजनेस इनसाइट एनालिसिस के पेपर के पास रेट्स को देखते हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि ये एक इजी टू पास पेपर है। क्या है ये? इजी टू पास, आसानी से पास हो जाता है। आसानी से पास होने का मतलब ये है कि इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, अगर हम दूसरे सब्जेक्ट से इसका पास रेशो कंपेयर करते हैं, अगर आप इसका हिस्टोरिकल आईकेप की वेबसाइट पर जाकर पास रेशो निकालो और इसके पास रेशो को किसी और सब्जेक्ट के पास रेशो से कंपेयर करो, ऑडिट से कंपेयर कर लो,
कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से कंपेयर कर लो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कंपेयर कर लो, तो आपको इसका पासिंग रेशो अच्छा मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पर पहली अटेम्प्ट में स्प्रिंग 2026 की जो पास पेपर एनालिसिस है, तकरीबन 4500 में से 2400 लोग पास हुए, तो दैट इज मोर देन 50%। 50% से ज्यादा लोग पास हुए। अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 50% से ज्यादा ही बनते हैं, और अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लगभग 50% से ज्यादा लोग ही बन रहे हैं। और अगर आपका पासिंग रेशो 40, 50, 55, 45 इस रेंज में हो, सीए या एसीसी आप कर रहे हैं और किसी पेपर का पासिंग रेशो 50% के आसपास है, तो वो एक बहुत अच्छा पासिंग रेशो होता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं पासिंग रेशो से दूसरे सब्जेक्ट्स के, और आपको ये रियलाइज होगा कि मैं सही कह रहा हूं कि ये एक इजी टू पास पेपर है, क्योंकि इसका पासिंग रेशियो इस चीज को शो भी करता है। दूसरी रीजन इसमें यह है क्योंकि इसमें थ्योरी भी है और कंप्यूटेशन भी है। तो जो बच्चा थ्योरी में अच्छा होता है वो इस पेपर में अच्छा परफॉर्म कर लेता है, जो बच्चा कंप्यूटेशन में अच्छा होता है वो इस पेपर में अच्छा परफॉर्म कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेपर में 40 मार्क्स की थ्योरी आई और 60 मार्क्स की कंप्यूटेशन आई। अब आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो थ्योरी में बहुत अच्छा है, थ्योरी उसको याद हो जाती है, वो आराम से अप्लाई भी कर लेता है, वो आराम से लिख भी लेता है, उससे 40 में से उठा लिए 30 मार्क्स। अब उसको 60 में से 20 चाहिए। ठीक है जी। या लेट से आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो कंप्यूटेशन में अच्छा है, आप कंप्यूटेशन में अच्छे हो, आप कैलकुलेशन आराम से कर लेते हो, आपको थ्योरी से नफरत है लेकिन कैलकुलेशंस आपको पसंद है, आपने 60 में से लेट से 40 मार्क्स उठा लिए, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 40 में से 10 मार्क्स उठाने हैं। इसलिए क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है, एक बैलेंस्ड पेपर है जिसमें थ्योरी और कंप्यूटेशन दोनों हैं। इसलिए ये एक रीजन है कि जिसकी वजह से ये पेपर आसानी से पास हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी रीजंस होंगी। पेपर के बीच में गैप भी होता है। अगर लेट से इसका पेपर आई बिलीव के जो कंडक्ट होता है उस हिसाब से आप अगर इसका टाइम टेबल देखें और ग्रुप बी के पेपर उठा रहे हैं, आपको गैप मिलेगा, आप इसको आराम से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, बहरहाल ये एक फैक्टर पर्टिकुलरली था कि थ्योरी और कंप्यूटेशनल एरियाज इसमें बैलेंस्ड है। अच्छा जी, सिलेबस इसका कैसा है? सर सिलेबस इसका थोड़ा लेंदी है। सिलेबस इसका मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत शॉर्ट है, और एक टाइम में तो ऐसा था कि इसका सिलेबस बहुत लेंदी था। बिजनेस इंसाइट एनालिसिस का जो पेपर है ना, इसका पहले नाम होता था MFA, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। और आप समझ लें कि जब ये बिजनेस इंसाइट एनालिसिस बना, और इवन जब ये MFA था, तो शुरू के जो आप पास पेपर देखेंगे उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स के भी टॉपिक्स नजर आएंगे। जब ये पेपर नया नया आया था आज से 3, 4, 5 साल पहले, तो इसका नाम MFA था। इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक भी थे, रिग्रेशन, कोरिलेशन, काई स्क्वायर, और उसकी एप्लीकेशन, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें डिलीट हो गई हैं। लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि इस पेपर का सिलेबस लेंदी है। पेपर पास करना आसान है, हाँ पेपर पास करना आसान है। पेपर का सिलेबस ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। सर पेपर पास करना आसान क्यों है? क्योंकि इसमें थ्योरी भी है, कंप्यूटेशन भी है। तुम किसी भी एक एरिया में अच्छे हो तो तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो उस एरिया में, और दूसरे में एक रीजनेबल मार्क्स उठा लो, पास हो जाओगे। सर पेपर का पासिंग रेशो ज्यादा है, जी हाँ ज्यादा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया। सर क्या करंट सिलेबस, आप कह रहे हैं कि पहले इसमें स्टैट्स के भी 3, 4 टॉपिक होते थे, जी हाँ होते थे, पहले तो बहुत ज्यादा सिलेबस होता था, लेकिन क्या सर अभी भी इसका सिलेबस काफी ज्यादा है? बिल्कुल अभी भी इसका सिलेबस ज्यादा है। तो सर क्या इसके स्टडी आवर्स ज्यादा होंगे? हाँ स्लाइटली ज्यादा होंगे, लेकिन इसकी लेंथ जो है ज्यादा है। आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। बहरहाल अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके में चलोगे तो मैनेजेबल है। और जैसे कि मैं दोबारा से हाईलाइट करूंगा, इट इज द इजीएस्ट पेपर टू पास। नॉट ओनली इजी टू पास, पास करना आसान नहीं है, बल्कि मैं करूंगा कि ग्रुप बी का सबसे आसान पास करने वाला पेपर ये है। जो सब्जेक्ट या जो पेपर बच्चे सबसे ज्यादा आसानी से पास कर लेते हैं, मैं समझता हूं वो बिजनेस इंसाइट एनालिसिस का पेपर है। और उसकी बहुत सारी रीजंस मैंने आपसे बताई। अच्छा सर, इस पेपर का कनेक्शन कहां से? देखिए, कैफ 7 का यानी कि बिजनेस इंसाइट एनालिसिस का जो पेपर है ना, वो इंटरेस्टिंगली आपके CFAP लेवल की फाउंडेशन बनाता है। क्या बनाता है? फाउंडेशन बनाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, पहले CFAP लेवल पर एक SPM का पेपर होता था, उसका सिलेबस का कुछ एरिया यहाँ पर है, पहली बात। अब वो पेपर नहीं है, उस पेपर को सस्टेनेबिलिटी ने रिप्लेस कर लिया। आप लोगों को मालूम होगा कि CFAP लेवल पर आप जो 6 पेपर्स पढ़ोगे, उसमें से एक पेपर पढ़ोगे जो सस्टेनेबिलिटी का पेपर है।
अब क्या सर यहाँ पर भी सस्टेनेबिलिटी है? जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी के नाम से आपके पास तकरीबन तकरीबन एग्जामिनर के हिसाब से पेपर में 10 से 15 मार्क्स आएंगे। ये एक चैप्टर है आपके बिजनेस इंसाइट एनालिसिस के बहुत सारे चैप्टर्स का एक चैप्टर है, और इस चैप्टर से सी फैप का एक पूरा पेपर बनता है सस्टेनेबिलिटी का। इसका मतलब सर ये हो गया कि अगर मुझे सी फैप में भी अपनी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट और अच्छी रखनी है तो मुझे ये एरिया बहुत अच्छे से आना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि जितना यहाँ पर अपनी बुनियाद जितनी आप अच्छी करोगे, जितना अच्छा यहाँ पर आप सस्टेनेबिलिटी पढ़कर जाओगे, उतनी ही अच्छी उसकी एप्लीकेशन आप बाद में कर सकते हो। लिहाजा एक बात तो ये तय हो गई कि इस पेपर का एक एरिया है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी, उसके 10 से 15 मार्क्स पक्के हैं, और सीफैप में उसका एक पूरा का पूरा पेपर होगा। तो आईकेप इस पेपर के थ्रू मेरी सीफैप के सस्टेनेबिलिटी के पेपर की फाउंडेशन बना रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और क्या फैक्टर है? अब हम आ जाते हैं इस एरिया पर। ये जो आपका एरिया है ना, यानी कि आपके पास हेडिंग नंबर 2 जिसके 20 से 30 मार्क्स हैं, और हेडिंग नंबर 3 जिसके 25 से 30 मार्क्स हैं। ये जो दो आपके पास जो एरियाज हैं, ये जो दो आपके पास एरियाज हैं, जिसमें आपके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, रिस्क मैनेजमेंट है, बजट्स का बनाना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। अब इसका मैं आपको ताल्लुक बताता हूँ या लिंक बताता हूँ। देखिए, आपके ये 3 टॉपिक डायरेक्ट डायरेक्ट आपका एक सी फैप का पेपर है, सी फैप 4, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस, उसकी फाउंडेशन बनाता है। मैंने अपने बिजनेस इंसाइट एनालिसिस के पेपर पर एसबीएफ के लेक्चर्स भी डाले हुए। अगर यकीन मानो आपने ये 20 से 30 मार्क्स का एरिया बिजनेस इंसाइट एनालिसिस का पेपर तैयार करते हुए अच्छे से कर लिया, और आपने एसबीएफ के पास पेपर्स भी कर लिए, तो आपकी सीफैप की मेहनत बच जाती है। यानी कि एक तो इस पेपर के पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, दूसरा अगेन जैसे कि ये सस्टेनेबिलिटी के पेपर की फाउंडेशन बनाता है, इसी तरह से ये एसबीएफ के पेपर की भी फाउंडेशन बनाता है। तो आप ये 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे करेंगे तो आपके एसबीएफ के पेपर की भी फाउंडेशन या बुनियाद बन रही होगी, और यहीं से एसबीएफ के पेपर के 10-15 मार्क्स आएंगे भी। कुछ टॉपिक्स नए भी ऐड हुए हैं, कैपिटल एस्टिंग है, एसेट रिप्लेसमेंट साइकिल है, वो भी यहां से कनेक्टेड है। अच्छा सर, फाइनेंशियल एनालिसिस का क्या होगा? फाइनेंशियल एनालिसिस में ये जो प्रिपरेशन ऑफ बजट्स नजर आ रहा है आपको, या आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नजर आ रहा है, ये दो जो चीजें हैं, ये दोनों सीफेप में नहीं है, लेकिन इनका ताल्लुक आपके दूसरे कैफ के पेपर से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर आपने अच्छा पढ़ा होगा तो यहां पर बजट्स अच्छे बना सकते हो। मिसाल के तौर पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर में एक सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का तरीका होता है। इस बार के बिजनेस इनसाइट एनालिसिस के पेपर में बजट्स में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत बजट बनाने को आ गया था। इसका मतलब ये हुआ कि आईकेप ये चाहता है कि अगर कोई कैफ 7 पढ़ रहा है तो वो कैफ 5 पढ़ कर आया हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार मैं कैफ 7 उठा लेता हूं और मैं कैफ 5 छोड़ देता हूं, नहीं कर सकते। अगर कैफ 7 पढ़ रहे हो तो कैफ 5 पढ़ कर आना। कैफ 7 में आप बजट्स बनाओगे, कैफ 7 में आप बजट्स बनाओगे, ये बजट आपके कैफ 5 के पेपर से ताल्लुक रखते हैं। या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जो वर्किंग्स करोगे, हो सकता है कि उसमें से कुछ चीजें इन्वेंट्री वैल्यूएशन या इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हो, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर का हिस्सा है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कुछ डिसीजन मेकिंग का भी ताल्लुक रखा जाता है, रेलेवेंट कॉस्टिंग का भी ताल्लुक रखा जाता है, और ये सारी चीजें आपके कैफ 5 के पेपर में मौजूद है। अब मैंने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए अपने कैफ 7 के पोर्टल पर कैफ 5 के कुछ रेलेवेंट लेक्चर्स डाल दिए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो कुछ हद तक है, वो रिवीजन के पर्पस के लिए है। मैं भी पर्सनली बच्चों को ये रिकमेंड करूंगा कि या तो आप कैफ 5 और 7 साथ पढ़ो, या फिर आप कैफ 5 पढ़ लो फिर कैफ 7 पढ़ो। अगर आप डायरेक्टली कैफ 7 पढ़ रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा 20-25 मार्क्स का कैफ 5 पढ़ना पड़ेगा, पहली बात। बट मैंने अपने पोर्टल पर कैफ 5 के कुछ रेलेवेंट लेक्चर्स डाल दिए। यानी कि अगर आसान लफ्जों में बोलूं कि तो कैफ 7 के लिए कैफ 5 की नॉलेज जरूरी है, पहली चीज मैंने पोर्टल पर वो चीजें डाल दी हैं। साथ में इसका कनेक्शन सी फैप के 2 पेपर से बड़ा गहरा है, जो कि आपका सस्टेनेबिलिटी का पेपर है और जो कि आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस का पेपर है। और मैंने स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस के पेपर के पास्ट पेपर की वीडियोस भी यहां डाल दी हैं।
उससे फायदा ये होगा कि एक तो आपका स्टडी मटेरियल बढ़ जाएगा, और आप अभी से जब एसबीएफ की वीडियोस भी देखकर अपनी तैयारी करोगे पेपर अच्छा होगा। और फिर जब आप अपना पेपर देने के लिए, एसबीएफ का पेपर देने के लिए आप जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि सीफैप में आप मुझे दुआएं दोगे, आप बोलोगे कि सर आपने सीफैप की तैयारी भी कैफ के साथ ही करवा दी थी, उससे हमारा कैफ का पेपर भी गारंटीड निकल गया, और साथ में हमारी एसबीएफ की तैयारी भी हुई भी है। वापस से आते हैं सिलेबस पर। पहला एरिया इसका करेक्शन कोई गहरा सीफेप की किसी भी पेपर से नहीं है। पहले एक पेपर होता था, जो आपका एसपीएम का पेपर होता था, उससे होता था, अब वो पेपर नहीं है, तो वो पास पेपर्स आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। दूसरा और तीसरा एरिया किससे ताल्लुक रखता है? या तो कैफ 5 से ताल्लुक रखता है या सीफेप 4 से ताल्लुक रखता है। और चौथा एरिया जो कि सस्टेनेबिलिटी का है, वो सीफेप के सस्टेनेबिलिटी के पेपर की बुनियाद बनाता है। ये पेपर इजी टू पास है, मैं एक बार फिर से हाईलाइट करूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो आप लोग ये सोचें कि सर ये इस पेपर में तो इतनी सारी सी फैप के पेपर्स की चीजें हैं, ये तो बड़ा मुश्किल पेपर होगा, ये हम ऐसे कैसे करेंगे। तो भाई मैंने आपको थोड़े टाइम पहले यहाँ पर पासिंग रेशियोज भी दिखाए, और आपके पासिंग रेशियो 50% के आसपास आ रहे हैं। क्या किसी और कैफ के पेपर के कंसिस्टेंटली पासिंग रेशियो 50% के आसपास आते हैं? नहीं आते। पास क्यों आसानी से होता है उसको भी मैंने डिस्कस किया। तो सर क्या आप हमें ये रिकमेंड करेंगे कि हम ये पेपर इस अटेम्प्ट में दें? अगर आप ग्रुप बी के लिए एलिजिबल है, अगर आप ग्रुप ए के पेपर्स दे चुके हैं, आप इस पेपर को जरूर दें। अगर आपके अल्लाह ना करे ग्रुप बी एक दो अटेम्प्ट से रुक रहा है, आप ये पेपर जरूर दें। क्योंकि देखो आपको मोटिवेशन की जरूरत है, और आप आसान पेपर्स पहले किल करो, खत्म करो, वाइंड अप करो। ये एक आसान पेपर है जो आसानी से पास हो जाता है। सर और कोई सजेशन देंगे जब हम पेपर नंबर ऑफ पेपर्स या पेपर्स को सेलेक्ट करें तो? हाँ, आईकेप का फरवरी 2027 का टाइम टेबल आ गया। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उस टाइम टेबल को देखते हुए अपने पेपर्स को सेलेक्ट करें, और कोशिश करें कि मैक्सिमम गैप्स का आपको फायदा हो। जिस पेपर में सबसे ज्यादा गैप है आपने वो पेपर उठाने हैं। ठीक है जी। चलिए जी, सिलेबस डिस्कस कर लिया। अच्छा, इन टॉपिक की डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जाहिर है अभी टॉपिक के नाम आपके सामने है, वेटेज आपके सामने है, ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी हैं, लेकिन जाहिर है जब तक आपने कोई टॉपिक पढ़ा नहीं है तो आप उसकी डिटेल्स में नहीं जा सकते। स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस के एंड में लिखी हुई होती हैं कि बच्चे को स्पेसिफिकली ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये चीजें बच्चे को पता हो। तो आप लोगों के लिए ये एक लिस्ट बना दी है मैंने, ये फाइल मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप ये स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस के जो पॉइंट्स हैं वो अपने पास नोट करके रखिएगा। जब आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जब आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे, जब आप लास्ट डे एग्जाम के लिए जा रहे होंगे, तो ये वो चीजें हैं जो आपने देखनी है। और ये वो की बातें होती हैं सिलेबस की जो आईकेप चाहता है कि बच्चे को आती हों, या ये वो की बातें होती हैं जिससे आईकेप बोलता है कि भाई मैं सवाल पूछूंगा। मिसाल के तौर पर ये जो शुरू में ये जो स्वॉट एनालिसिस, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लिखा हुआ है, इससे एक सवाल आता है। मिसाल के तौर पर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप लिखा हुआ है, इससे पिछली अटेम्प्ट में एक सवाल आया है। मिसाल के तौर पर ये एथिकल डिसीजन मेकिंग के जो दो मॉडल्स हैं, इससे सवाल बनता रहता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास ये हेजिंग की टेक्निक्स है, इससे इस बार सवाल आया था, इस रिसेंट अटेम्प्ट के पेपर की बात कर रहा हूँ। तो ये वो एरियाज हैं जो आईकेएफ कहता है यार आप ये जरूर कर कर जाना, या मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं, या मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इससे 20 25 30 मार्क्स मैं पूछ लूंगा। तो ये वो चीजें हैं जो आपने जब आप अपनी पढ़ाई करोगे आप हाईलाइट करके रखेंगे, ताकि आखिरी दिन आप इनको जरूर रिवाइज करें। हाउ वी टीच एट आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस, किस तरह से सारी चीजें चलेंगी, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको रिकॉर्डेड स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी, आपको स्मार्ट क्लासेस की प्रॉपर रिकॉर्डिंग दी जाएगी, आप उन रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे। अच्छा, मेरे पोर्टल पर स्मार्ट क्लासेस के अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी डाले हुए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको सी फैप के पास पेपर, सी फैप लेवल के भी पास पेपर्स अभी से करवा दूंगा। मेरा कोर्स स्मार्ट क्लासेस की नज़र में देखो तो 70 80 घंटे का होगा। वैसे इन रियलिटी कम अज कम 150 घंटों के वीडियो लेक्चर्स मैं आपको दूंगा। सर ये तो बहुत ज्यादा है। देखिए इसमें से कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जो डुप्लीकेट हो रहे होंगे, जो आप फास्ट फॉरवर्ड पर मल्टीप्लाइड बाई 3x पर देख रहे होंगे। नॉर्मली जो लेक्चर्स हैं, मैं मेरी आदत है मैं स्लो बात करता हूँ, स्लो बोलता हूँ। तो हो सकता है कि आप मेरे लेक्चर 1x पे जो पहले पढ़ चुके हैं वो बच्चे भी 1x पे नहीं देखते, वो 1.5x या 2x पे देखते हैं। फिर कुछ बातें जो रिपीट हो रही होंगी वो आप 3x पर भी देख सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि 150 घंटे बहुत हैं। अगर आप दिन के इस सब्जेक्ट को 2 घंटे भी देते हैं, तो उन 2 घंटों में अगर आप लेक्चर्स ही देख लें
पहले 70 दिनों में आप लेक्चर्स खत्म करें, और 2 घंटे में एक कम टाइम बता रहा हूँ ना, उसमें आप 60 to 70 डेज में सारे लेक्चर देख सकते हैं। फिर आप पास पेपर पिक करें, आसानी से आपसे पास पेपर होंगे। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने मेरे पोर्टल के सारे स्मार्ट और एक्स्ट्रा लेक्चर्स देख लिए, उससे हर पास पेपर टैकल हो रहा होगा, हर पास पेपर का वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ अभी जो अगस्त में अटेम्प्ट हुई, इसका वीडियो सोल्यूशन जैसे ही कुछ टाइम मिलेगा मुझे ओरिएंटेशन वगैरह से फारिग होकर, तो वो भी मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा। ई नोट्स मैंने बहुत अच्छे बनाए, ये पब्लिकली हर बच्चे के लिए अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक के मैंने ई नोट्स बना लिए। 13 लेक्चर्स हैं, 13 में से मैंने 11 चैप्टर्स के ऐसे नोट्स बनाए हैं। एक चैप्टर की एक फाइल है, उसकी पूरी समरी है, एंड में उसके क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के साथ उसके आंसर्स हैं। इसका गूगल ड्राइव का लिंक आप लोगों को जो हमारा पब्लिक ग्रुप है उस पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पास पेपर की वीडियोस अवेलेबल है, एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टीचर असिस्टेंट होंगे, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, टीचर असिस्टेंट से आप प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करवा सकते हैं। लाइव क्लासेस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस की रिक्वेस्ट करते नहीं है। लिहाजा जितने भी पास पेपर्स होंगे उनकी वीडियोस में रिकॉर्ड कर कर आपको दे दूंगा। मॉक एग्जाम, वर्कशॉप या रिवीजन सेशंस हो तो आपने ज़रूर लेने होंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी जो बातचीत है वो ख़त्म हुई। अच्छा, मैं अपना यहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर मेंशन कर रहा हूँ। आप लोगों का अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इसके अलावा IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट का आपको मालूम होगा, iqsf.pk विजिट करें। 7 डेज का फ्री आप लोगों को डेमो दिया जाता है, आप उन डेमो लेक्चर्स को एंजॉय करें। अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाएं। और अगर अभी आपने अपना माइंड नहीं बनाया, फैसला नहीं किया, तो एक पब्लिक ग्रुप भी है, उस पब्लिक ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाएं। उस पब्लिक ग्रुप में मैं कुछ फ्री रिसोर्सेज भी आपसे शेयर कर रहा हूँगा। यहाँ पर इस सेशन की रिकॉर्डिंग को और इस सेशन को ख़त्म करते हैं, ताकि जो बच्चा रिकॉर्डेड वर्जन में देख रहा हो उसको कोई ख़ास टाइम ना लगे, 20-22 मिनट में वो पूरी बात समझ जाए। लेकिन मैंने अपना नंबर मेंशन किया है स्क्रीन पर, और वो इसीलिए मेंशन किया कि आप उस नंबर को सेव कर लें, और अगर मुझसे कोई सवाल जवाब है तो मुझसे व्हाट्सएप पर वो सवाल जवाब आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। अच्छा, इस तरह की एक वीडियो मैंने बनाई जिसमें मैंने बिजनेस इनसाइट एनालिसिस के सिलेबस को और कुछ बातों को डिस्कस किया। इसी तरह से पोर्टल किस तरह से इस्तेमाल करना है उसकी एक वीडियो बनाऊंगा। स्मार्ट प्लानर जो है वो कैसे फॉलो करना है उसकी एक वीडियो बनाऊंगा। टेस्ट और असाइनमेंट्स कब और किस तरह से होंगे उसकी एक वीडियो बनाऊंगा। तो वो वीडियोस इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगी। अभी के लिए आपने इस सेशन को अगर कंप्लीट अटेंड नहीं किया तो इसकी आप रिकॉर्डिंग देखें। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। और रिकॉर्डिंग देखकर और फिर अपना फुल एंड फाइनल डिसीजन लें। आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में जैसे ही ऐड हो जाएं तो भी मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ताकि मैं आपको फर्दर गाइड कर दूं। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली। देखें, ये एक इजी टू पास पेपर है, मैं दोबारा कहूँगा, और मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ कि हर बच्चा इस पेपर को, अगर वो ग्रुप बी में है, ज़रूर 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 आने वाली अटेम्प्ट में दे, क्योंकि इसको पास करना बेहद आसान काम है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मज़ीद सवालात के लिए कोई अगर सवाल हो व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।